मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के शो में इस वक्त इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स जो भी इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं उनके पर बात करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है जो इस वक्त चल रही है। उसके नतीजे में पाकिस्तान की सूरत हाल यहाँ पर क्या पक रहा है, और फिर ये कि मौजूदा हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत ने अपना 3 साल कारकर्दगी का एक जायजा पेश किया कि 3 सालों में हुकूमत ने क्या कुछ किया, क्या कारकर्दगी दिखाई। और उस सेरेमनी में इमरान खान साहब ने तकरीर भी की, इसमें उनके बहुत से पॉइंट शामिल है। तो इस तमाम जो कुछ भी हमें नजर आ रहे हैं इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइटर और इसके अलावा तबसरा निगार मिस्टर आफाक फारूकी। थैंक यू सो मच फारूकी साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर। आफाक फारूकी साहब क्योंकि वॉशिंगटन में होते हैं और वहां से जो है वहां पर बैठे हुए लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के मामले को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, क्योंकि जो देश से बाहर लोग बसते हैं, मुल्क से बाहर, उनको शायद हमसे ज्यादा जो है वो फिक्र होती है मुल्क की। आफाक फारूकी साहब, शुरू किए लेते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन से। सल एक के बाद एक 3 धमाके और उसके बाद जो है अब नजर आ रहा है कि बहुत कशीदा हालात, धमाकों में धमाके हो रहे हैं। काबुल पे एयरपोर्ट पे वहां पर जो लोग बेचारे जाने के लिए निकलने के लिए थे उन्हीं को मार दिया। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो कहना चाहिए कि मुश्किल सूरत हाल में वो अफगानिस्तान के लोग हैं, सिविलियंस। आप इसको किस नजर से देखते हैं, ये जो कुछ वहां पे हो रहा है, क्या नतीजा निकलेगा इसका सर? देखिए, आपके सवाल में जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बात है कि जी टारगेट अफगानिस्तान के लोग हैं, वो मुश्किल में है, मगर मेरे ख्याल में जिम्मेदार भी वो खुद हैं कि उनमें टॉलरेंस की कमी है, नज़्म ज़ब्त नहीं है। 45 साल बहुत बड़ा टाइम होता है और उससे पहले भी इंसर्जेंसी रही है उनके यहाँ। जहाँ तक ये ताज़ा वाकयात है, ये बहुत हैरानकुन इसलिए कहा जाएगा कि कल से अमेरिकन मीडिया मुसलसल पेंटागन के हवाले से बता रहा था कि आईएस की तरफ से सिग्निफिकेंट थ्रेट है जी, दाइश की तरफ काबुल से। एयरपोर्ट पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है। मतलब इंटेलिजेंस मौजूद थी मगर उसे कंट्रोल नहीं कर सके। ये बहुत हैरानकुन और बहुत ही परेशान कुन बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बावजूद उसे कवर नहीं किया जा सका, उसका कोई तदारुक नहीं किया जा सका। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स तक आपकी ज्यादा आवाज पहुंचे। जी, मैं अपने तौर पे बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी और मीडिया पे भी 24 आवर बिफोर आ चुका था, मगर ये हमला हो गया। इसमें एक हैरानकुन बात और भी है कि जो उनके तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह, उनका एक वेस्टर्न वर्ल्ड में आपने इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने दाइश के हवाले से सवाल में कहा कि दाइश की कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है और अफगानी अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। वो इक्का दुक्का कहीं हो सकते हैं मगर वो एक साइजेबल उसमें मौजूद नहीं है। उसके बावजूद वो ये हमला कर लेते हैं। काबुल एयरपोर्ट अमेरिकन के और नेटो के पास है, बाहर की सराउंडिंग तालिबान के पास है। आज तालिबान ये कहते हैं कि जी वो पूरा इलाका उनके अमेरिकन के और नेटो के पास है। तो एक अजीब बेतरतीबी है, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। 12 अमेरिकन उसमें ऑफिशियल गए हैं जो मरने वालों में, और 60 टोटल अब तक तादाद आई, और कहने वाले कहते हैं कि ये तादाद बड़ी भी हो सकती है। ये एक अगले मुस्तकबिल के अफगानिस्तान का नक्शा भी हम कह सकते हैं कि इंतशार शुरू हो रहा है। बताने वाले ही कहते हैं कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हजारों लोग खड़े हुए हैं जो मूव कर जाना चाहते हैं। फिर अभी अभी मुझे पाकिस्तान से किसी ने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है, या ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, कि इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक के होटलों में पाकिस्तानियों का एडमिशन बंद कर दिया गया है और उनकी बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई। कहा जा रहा है कि यहाँ गैर मुल्की आके ठहरेंगे। जो मैं समझता हूँ कि जो ये वाकया हो गया है उसके बाद से या पहले से 31 तक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करना मुमकिन नहीं नजर आता। वो कि अमेरिकन सिटीजन तो वहां 1000 रह गए हैं जो अमेरिकन मीडिया बता रहा है। कल उन्होंने 10 दिन के अंदर बताया था कि कल रात जो मैंने नोट किया था 83,000 लोग वो मूव कर चुके थे। मगर इस मूव में सुने कि हुआ क्या है।
अभी 2 दिन पहले आपने भी पोस्ट पढ़ी होगी, हमारे यहाँ तो जुगतबाजी बहुत होती है ना पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, तो एक पोस्ट मैंने देखी, एक हंसी मजाक की जुगत थी कि अगर आपको अमेरिका जाना है बगैर वीजे पासपोर्ट के तो आप काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाइए, तो आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। आज एक गोरे ने ट्वीट किया है कि पेशावर से एक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया, उसके घर वालों ने पुलिस रिपोर्ट की कि हमारे घर का जो बंदा है वो अगवा हो गया है और 2 दिन से लापता है। उसका अमेरिका से फोन जाता है घर कि जी मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ, कि मैं तो काबुल एयरपोर्ट देखने गया था कि वहां क्या हो रहा है, मुझे मौका मिला, मैं भी जहाज में बैठ गया। जी मैंने कहा देखी ये है, जा रहा, मैंने ये वाली पोस्ट देखी है, वो जिन्होंने शेयर करवाई है एग्जैक्टली। लेकिन अब जब वहां पे पहुंच गए हैं तो उनको ये नहीं पता कि वहां से निकाले जाएंगे, अब जब सबको पता चल गया वो है। एक अलग बात है, वो निकाले जाएंगे, मगर आप ये देखें बेतरतीबी कैसी है, घबराहट नजर आती है इसमें। कि पहले हमें तो ये बताया जा रहा था अमेरिकन मीडिया के थ्रू कि लास्ट 3 डेज में तो जो डॉक्यूमेंट अप्रूव है, जिनके जो स्पोक्स पर्सन उनके रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, और जो दूसरे एनजीओ के साथ काम कर रहे थे, अप्रूव डॉक्यूमेंट थे, वो भी 3 दिन से अंदर नहीं जा पा रहे थे, कि सिर्फ सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर और नाटो सिटीजन जा रहे थे। मगर ये कि पहले लोग कितने निकले, बाद में कितने निकलेंगे, और फिर जबीउल्लाह का ये कहना, तालिबान का, कि हम अफगानियों को जानते हैं, वो टेरराइज नहीं है और वो कोई स्केयर्ड नहीं है, वो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पूरा अफगानिस्तान भाग जाना चाहता है। तो आप अंदाजा लगाइए माइंड सेट का उस खित्ते का कि भी। और मैं ये पहले से कह रहा हूं कि अमेरिकन निकले ही इसलिए हैं कि जब उनको पता चल गया कि ये नज्म नस्ल के लिए तैयार नहीं है, ये सिविलाइज वर्ल्ड के साथ नहीं रहना चाहते, $3 ट्रिलियन भी चले जा चुके, और अफगान हुकूमत भी बेवकूफ बना रही थी। पेंटागन ने एक मौके पे जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये आर्मी जो आपने तैयार की 20 साल लगा के, वो तो एक लम्हे में ढेर हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको ट्रेन किया, हमने इनको इक्विप किया, मगर इनको विल और करज नहीं दे सकते थे हम। लड़ने की करज सिपाही की अपनी होती है, तो वो हम नहीं दे सकते। अच्छा, फिर जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट पे हमला है और हर आदमी ये बता रहा है कि हम जो है नाटो के साथ थे, अमेरिका के साथ थे, तो तालिबान के खिलाफ कौन था ये नहीं पता चल के दे रहा। अच्छा, जिस तरह से ट्वीट्स वहां से आ रही है, खवातीन के इंटरव्यूज आ रहे हैं, एक अजीब क्यास की सिचुएशन है। तो अमेरिकन तो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। देखिए, अमेरिकन एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो सबको पता है ना, फ्री इकोनॉमी का तस्वुर तो यही है ना कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर लूज होगा तो वो वापस हो जाएंगे। ये पाकिस्तान या साउथ एशिया की गैरत शर्म यहाँ काउंट नहीं होती। हमारे यहाँ तो ये है ना कि एक दुकान खोली, वो नहीं चल रही है, तो बैठे रहेंगे कि यार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, नुकसान किए जाएंगे, घर का सोना भी बेच देंगे, जेवरात भी, कि मोहल्ले में इज्जत बनी रहे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मैंने स्टोर खुलते देखे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लग के खुलते हैं, 3 महीने के बाद उसी शान शौकत से साइन लगा होता है आउट ऑफ बिजनेस का, नहीं चला, बंद कर दिया। तो अमेरिका ने 20 साल जो लगाए 2014 से, तो आपको सबको पता है ना, वो निकलना चाहते थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ ये तब्दीली के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपना जो टारगेट था उसामा को मार दिया, अलकायदा को कुचल दिया। जिस हद तक भी वो पेंटागन इसकी निगेट करता है, वो कहता है कि ये एक साइजेबल मौजूद है अलकायदा अभी भी, जो हम पे अटैक कर सकती है, हमारे अलाइज पे अटैक कर सकती है, मगर कितनी बड़ी है, मगर पहले जैसी बात नहीं है। बहरहाल, तो ये जो आज का वाकया है, मैं इसे बहुत सिग्निफिकेंट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक बड़े इंतशार की अलामत के तौर पे ये आज सामने आया है। बहुत बड़ा, आपको पता है कि बहुत बड़ा नंबर जर्नलिस्टों का है, बहुत बड़े से जो एनजीओ के लोग हैं, और एन मुमकिन है कि अमेरिकन ने पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट की हो कि एजुकेशन जो है ना 31 तक बिल्कुल डिसाइड हो गया ना कि ये कंप्लीट करनी है हर जी सूरत में। तो जी एन मुमकिन है कि जो अफगानी अप्रूव डॉक्यूमेंट जिनके हैं, उन्हें अमेरिकन ट्रांसपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान में लाकर मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हो। अब नेटो के लोग हैं, देखिए हर मुल्क लेके जा रहा है ना, जर्मनी भी लेके जा रहा है, और बरतानिया भी, और 48 कंट्रीज है, उनके अपने डिफरेंट लोग हैं। तो ये तो लाखों में जो मुझे लोग नजर आते हैं। मेरा अंदाजा ये है कि मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि ऑलमोस्ट अमेरिकन जो मीडिया है, जो सोर्सेज है, वो 500,000 लोग कहते हैं टोटल, मगर मेरा अंदाजा ये है कि मिलियन अबव लोग हैं जो मूव होने हैं। तो हो सकता है उन लोगों को लाके ठहरा रहे हो कि 31 से पहले पहले लेकर आना है। और जो मुझे अभी किसी ने बताया है,
उन्होंने बताया कि 21 डेज के लिए पाकिस्तान में ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों को होटल में नहीं बुकिंग है ना कि हमें बहुत ज्यादा खतरा इसलिए है कि उस तरफ से जो लोग आएंगे और जो रिफ्यूजीज की बात की जा रही है उनकी उसमें आड़ में बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जो आ जाएंगे। और वहां पे आपने देखा कि टीटीपी जो है वो कितनी बड़ी तादाद में, तो वो तो पाकिस्तान के लिए तो आप नहीं समझते कि ये तो बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। कैसे इसको मैनेज करेंगे आप, कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे पता चलेगा किसकी उसमें कौन आ रहा है? ये टीटीपी वाली बात आपने बड़ी अच्छी की। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस बात पर एग्री करता है, किसी और बात पे ना करता हो, मगर इस पे एग्री करता है कि 20 साल अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए सपोर्ट किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ लड़ा पाकिस्तान। ऐसे लोग जो बहुत ही मोहतबर ओहदों पे आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि नेटो जो है और अमेरिका वो अफगानिस्तान जो पहुंचा वो यूनाइटेड नेशन की उसके साथ पहुंचा, अप्रूवल के साथ, और पाकिस्तान के उस पर सिग्नेचर है। जब पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता रहा तो उसका मतलब ये है कि वो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसकी वायलेशन की गई और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ लड़ा। अगर वो तालिबान आज टीटीपी के तालिबान को नहीं रोकते हैं तो पाकिस्तान की 20 साल की ये और उससे पहले की 10 साल की सरमायाकारी जाय हो गई और एक बहुत खौफनाक पॉलिसी बिट्रेल होगा ये पाकिस्तान के लिए। जो कहा जाता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सारी उम्र यही करती रही है और मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि ऐसा ही होगा कि नजरियाती तौर पर तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान दोनों एक हैं और जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि तहरीक तालिबान के लोग हमेशा अफगान तालिबान के अमीर के हाथ पर बैठ करते रहे हैं। अभी पाकिस्तान से पिछले दिनों खबरें थी कि जी पाकिस्तान के कहने पर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक कमीशन बना दिया है जो ये मालूमात करेगा कि जी तहरीक तालिबान क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, उन्हें कैसे रोकना है। मगर तालिबान तहरीक तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया और ये कह दिया कि नहीं ऐसा कोई कमीशन नहीं है, हम अपने कानून और अपने पॉलिसी के मुताबिक इन चीजों का हैंडल करेंगे। अब वो हैंडल करेंगे नहीं करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरह से आपके यहाँ ये जो जी फाक साहब, ये जो आप सपोर्ट की बात की जाती है तो जो सीआईए के डायरेक्टर मिले हैं मुल्ला अब्दुल गनी से आकर काबुल में, उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप, उसके मुतालिक क्या ख्याल है? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ये जो सब कुछ हुआ है इसमें उसको कुछ नहीं मालूम या उनको नहीं पता था ये कुछ होगा या कोई डील इस सिलसिले में नहीं हुई? तो आपके प्राइम मिनिस्टर को कॉल क्यों नहीं जा रही? इसीलिए नहीं जा रही ना कि गुस्से में है ना, उनको पता है ना क्या हम लोग क्या करते रहे और जिनसे मामला की जरूरत है करने की। देखिए सबसे पहले ध्यान में रखें, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तानी नहीं समझ पाते हैं कि 20 जगह नाराजगी होगी, एक जगह अपना काम होगा तो वो निगोशिएशन का दरवाजा खुला रखते हैं और वो निगोशिएशन करते रहते हैं। तो आप देखें कि हमारे आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है ना, वो अपनी जगह मौजूद है। एम्बेसडर भी मिलता है तो आर्मी चीफ से जाके मिलता है। 90% जो कॉल्स जो अमेरिकन पॉलिटिशियन की जो गवर्नमेंटल कहना चाहिए सेक्रेटरी लेवल की कॉल जाती हैं वो भी आर्मी चीफ को जाती हैं। तो उन्होंने वो अपना दरवाजा खुला रखा है। हम लोगों की तरह नहीं है कि एक बात पे मैं आलिया से नाराज हुआ तो सारी बातों पे गुफ्तगू खत्म हो गई और मुंह मोड़ लिया एक दूसरे को। यहाँ ऐसा नहीं होता। कारोबार के मिसाल के तौर पे मैं बीच बीच में पाकिस्तानियों को समझाने के लिए कि ये यहूदियों का बनाया हुआ बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में और वो प्रिवेल करते हैं। मैं ऐसे दर्जनों यहूदियों को जानता हूं जो आपस में 30 साल से एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, 20-20 साल से। मगर कारोबार में फर्क नहीं आया, कारोबार उनके पार्टनरशिप में वैसे ही चल रहा है। हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो इस सिचुएशन में चीजों को देखें। अच्छा, फिर जब उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं तो यकीनन एक दूसरे के लिए दरवाजा खोला है तो मुज़ाकरात किए हैं ना। तो अगर आज सीआईए का कोई ऑफिशियल जाकर तालिबान से मिलता है तो विच इज वेरी नॉर्मल, तो उनकी गुफ्तगू हो रही है और अमेरिकन मीडिया पे रोज आता है कि जी सर यही तो तालिबान मेरा और सवाल है। अमेरिका के दरमियान एक नहीं पूरा नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं, मौजूद है। आफाक साहब यही तो सवाल है कि अगर वो मिलते हैं या बातचीत करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं है, वो एक नॉर्मल रिलेशन है। लेकिन इस तरफ से जो है वो अगर कोई बातचीत करता है या मिलता है या इस तरह से तो वो कहा जाता है कि ये सपोर्ट करते हैं।
इसकी क्या वजह है? नहीं, यहाँ देखें, दो डिफरेंट सिचुएशन है। अच्छा। एक मंजर पर आकर ऐलान किया अमेरिका ने कि हम तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं विड्रॉल और सेफ पैकेज के हवाले से, ओपन किया था। उससे पहले उनका कोई राब्ता नहीं था, लड़ाई थी। उस दौरान जब पाकिस्तान नेटो का इत्तेहादी मुल्क था और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के ऐन मुताबिक बाउंड था और ऐलान कर दिया था कि हम अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ हैं और तालिबान के खिलाफ है। हमने मुल्ला ज़ईफ को गिरफ्तार किया, हमने दर्जनों सैकड़ों लोगों को पकड़ के दिया, गांटानामा बे में पहुंचाया, मगर साथ में हम उन्हें सपोर्ट भी, इल्जाम ये है कि हम सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान से जाया करते थे, जो पाकिस्तान डिनाई करता है, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड इस पर मुत्तफका अलह राय है कि ऐसा ही होता था जैसे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशन है ना, इसको उस तरह देखिए। साथ में मैं ये भी बता दूं कि मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में मुझे नहीं पता, आपके इल्म में है नहीं है, कि रूमर्स अब ये आ रही है कि वो शायद दुनिया में ही मौजूद नहीं है। जी जी, ऐसा ये सिचुएशन भी है ना। तो उसको डिनाई भी हुआ। कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि कम से कम ये तो बता दो कि वो है या नहीं है। अच्छा, तो इससे अंदाजा लगा लें कि गलतफहमियां कहाँ तक है और यकीन और गुमान और शक किस सतह पे खड़ा है। सही। अच्छा आफाक साहब, सर पाकिस्तान में जो है वो बड़ी एक हलचल ये हुई कि 3 साल जो कारकर्दगी है उसका जायजा पेश किया गया मौजूदा हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से। वजीर आजम साहब ने बहुत दबंग किस्म की जो है वो तकरीर भी की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी बातें की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं अपने पॉइंट्स आपकी तरफ लाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा रेमिटेंसेस की बात की कि रेमिटेंसेस जो है उसमें इजाफा हुआ है, जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, और जिस तरह उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं पनाहगाह और गरीबों के लिए उनके हवाले से बातचीत की काफी। तो आपने देखा, आपने सुना इसके हवाले से सारी कारकर्दगी जो दिखाई दी? ध्यान में रखें, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बनाते हैं ना, उससे आपका माइंडसेट पता चलता है, उससे आपके मुस्तकबिल के इरादे पता चलते हैं, उससे आपकी मईशत कहाँ जाएगी वो पता चलती है। जैसे अमेरिका बड़ा मुल्क है, बाइडेन ने आने से पहले कहा कि मैं $3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आऊंगा नया, जो सेटलमेंट हो गया अब $1 ट्रिलियन पे, तो $520 बिलियन तो ब्रिजेस पे, सड़कों पे, इस पे खर्च होंगे। तो नया अमेरिका मेरे दिमाग में है। आप ज़हन में लाइए कि आपकी हुकूमत आती है, वो लंगर खाने खोल रही है, इसका मतलब ये कि इन्हें पता है कि आने वाले दिनों में लंगर खानों की जरूरत होगी। जो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है वो मुझे और आपको ये बता रहा है। लंगर खानों से आपको ये इंडिकेट किया गया है कि आप सब तैयारी कर लें कि आपने लंगर खानों से ही रोटी लेनी है। सबसे पहले ध्यान में रखें कि जिस मुल्क की अदलिया इंसाफ न करती हो वहां सरमायाकारी आ सकती है। सर आप अदलिया को सरमायाकारी में कहां से? सरमायाकारी की बात करें तो सबसे पहले अपने अदालती निजाम को गौर से देखें, कानून के नफाज को देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखें। ये दोनों चीजें कारोबार से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ी हुई है। मुझे इस मुल्क में पता है कि मैं अगर किसी पेपर पे साइन कर दूंगा तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने हैं, और कोई अदालत 2 पेशियों से ज्यादा मुझे वो नहीं मौका देगी। तो पाकिस्तान की जो अदलिया का हाल है, आपने देखा ना कि इंसानी हकूक की बुनियादी मसाइल पर आमिर मीर वगैरह जो लेकर गए पिटीशन, उसका क्या अंजाम हुआ? उसमें उन्होंने अदलिया ने अपने इख्तियारात की लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा, तो मैं समझ रही थी कि आप बात कर रहे हैं। दूसरी आखिरी बात मैं कह दूं, देखिए मैं बतौर आम आदमी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारी माशियत ये है, अमेरिका में ओबामा आए, क्लिंटन आए, रेगन्स के दौर से हूं मैं यहाँ पर, मुझे उनके नारों से कुछ नहीं लेना होता। मुझे ये देखना होता है कि आटे का थैला कितने का है, चीनी किस दाम है, गैस स्टेशन पे गैस कितने की है, और
मेरे बच्चे का दूध कितने का आ रहा है, ये है मेजर चीज है कि रेंट कितना हो गया है, मॉर्गेज कितनी हो गई है। डॉलर मैं लेके 20 निकलता था, मैं पहले सिगरेट खरीदता था इस मुल्क में, अब आज साहब से बड़ी अच्छी सूरत हाल बताइए। उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान ने इन 3 सालों में जितनी तरक्की की है उतने तो पिछले जो है वो 30-40 सालों में कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल तरक्की की है। सारे इंटरनेशनल इदारे जो हैं, वॉच डॉग, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके कोई इदारा देख लीजिए, सबने ये बताया कि 3 साल में करप्शन मजीद आगे चली गई है, लूट मार बढ़ी है। तो वो तबका जो लूट मार कर रहा है, देखिए वो अमेरिकन पाकिस्तानी में एक बहस है, और वो कहते हैं यार हम तो पाकिस्तान जाते हैं हर चीज दुरुस्त नजर आती है। मैं कहता हूँ हुजूर, जब आप मॉडल टाउन जाएंगे, जब आप डीएचए में रहेंगे, जब आप E7 में जाएंगे, क्लिफ्टन जाएंगे, तो आपको अच्छा अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लूट मार करने वाले सब वहीं रहते हैं। उनका लेविश स्टाइल है, उनके घर में 12-12 नौकर है। चले गए। अरे भाई इनके मुताबिक नवाज शरीफ लूट मार कर रहे थे, वो तो बाहर चले गए, अब लूट मार कौन कर रहा है? एक ख्याल रखिएगा, ये जो आपका हाइब्रिड निजाम यही नहीं है। पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर अब तक जितने भी निजाम आए सब ऐसे ही थे, और उन्हीं के कंधों में बैठकर आए जिन पर आज इल्जाम है। कभी भी आप बताइए कि पब्लिक में से, आम आदमी में से, आपके जहन में, आपकी तारीख में जो आपने पढ़ा हो पाकिस्तान की, कोई बता सकती है कि ये आदमी अपने तौर पे लीडर बना था? जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान के परवरदा थे, उन्हें डैडी कहते थे, उनकी हुकूमत में पहले वजीर बनकर आए थे। वहां से लेके आज तक बात कर लीजिए, कोई एक नाम बताइए। ये देखिए स्टेटस को की खूबसूरती क्या होती है कि वो अपने लोग लेकर आता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, फिर उनके खिलाफ एक नया बंदा लेकर आया जाता है जो पिछलों को कर्ज करता है, उन्हें बुरा भला कहता है, और अपने ये तो कमाल लोग आए हैं कि जब इन पे चोरी की इल्जाम बात करो तो ये चोर चोर का नारा लगाना शुरू कर देते हैं हर बात का। इमरान खान की एक ही तकरीर है 3 साल से नहीं, गुज़िश्ता 10 साल से, कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं चोरी बंद कर दूंगा। अब ये बताइए, किसी आम आदमी को पकड़ के ले आइए, एक लम्हे को मान लीजिए मैं बाइस्ड हूं। अच्छा, मैं बहुत फखरिया कह रहा हूं कि इमरान खान के आने से बहुत पहले से कुछ जैसे 2-4 भी नहीं होंगे जो ये कह रहे थे कि ये आदमी पाकिस्तान की आखिरी मायूसी के तौर पर सामने आएगा। ये जो नौजवान पीछे लगे हैं, जब ये मायूस होंगे तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आएगी फिर कभी, और वही हुआ। आज इनके अपने लोग बैठकर जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह मान हफीज। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर जो उन्होंने कहा, ये इंसानी तारीख, एक आखिरी जुमला कह दूं मैं, ये इंसानी तारीख का अजीब तरीन वाकया है कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यार वो बाकी सब चोर हैं मगर वो तो ईमानदार है ना। मतलब 40 चोरों का नेक सरबरा आ गया है। ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा मैं तनकीद करता था फौज पे, मैं मानता हूं कि मैं फौज पे तनकीद करता था, लेकिन ये लोग फौज पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? ये लोग फौज पे इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ये फौज को कह रहे हैं कि इसको निकालो, फौज हमारी हुकूमत को निकाले, हमारी हुकूमत को गिरा दे। ये इसलिए ये माफिया जो है ये तनकीद कर रहा है। तो ये फर्क क्या हुआ तनकीद में? वो जो है खान साहब किस लिए तनकीद करते थे फौज पे, आपके कहने? मैं तो तारीख से आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे याद पड़ता है बड़े मियाँ शरीफ, जिनका इनके वालिद साहब जो थे, दोनों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के वालिद, वो यहाँ बीमार थे। पहली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, मेरे ख्याल में जब एमकेएम के खिलाफ पहला ऑपरेशन हुआ है, तो अपने वालिद को बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब देखने के लिए प्राइवेट विजिट पर आए। मुझे मालूम था, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये कहलवाया पहली बार कि दहशतगर्द अगर एमकेएम में है तो एमकेएम के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। मतलब एमकेएम के खिलाफ 92 के ऑपरेशन का सरकारी ऐलान उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए किया था। जो जंग ने मुझसे खबर ली, पूरे पाकिस्तान के सारे एडिशन में वो लीड स्टोरी के तौर पे छपा था। और बड़े मैंने उस पर और सवाल भी किए कि नहीं
जो भी गलत है उसको गलत कहा जाएगा। वही नवाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर बनकर आया तो मैंने एक मौके पे कहने लगे कि देखें जो मशरकी पाकिस्तान में किया इन्होंने वही एमकेएम के साथ किया। मैंने कहा हुजूर होल्ड ऑन अ सेकंड, हैंग ऑन। मैंने कहा आपने मुझसे कहा था कि वो दहशतगर्द है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, आज आप ये कह रहे हैं। तो कहने वो मुझे मिस इन्फॉर्म किया गया था। वो नवाज शरीफ जैसे कारगिल पे भी मिस इन्फॉर्म किया गया, एमकेएम पे भी मिस इन्फॉर्म किया गया। वो बाहर भी चले गए, वो लंदन चले गए। अब तो देखिए बात तो ये हो रही है ना कि अब क्या है, अब क्या प्रॉब्लम है। अब तो वो सब करप्शन जिन्होंने लूट मार की, जिन्होंने ये सब किया, निकल गए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी हुकूमत है इसको गिराने के लिए जो है अब वो फौज से जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है और उनका साथ यही चाहता था कि नवाज शरीफ भी यही कहते थे, सब यही कहते आए हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, जो स्टेटस को के लोग होते हैं इनका माइंड सेट एक ही होता है। ये मुल्क में जो लूट मार है ये कहीं इसका मंबा, इसका मागज जो है वो कहीं और है। वो लोग ही इसलिए लाते हैं कि तुम अपना खाओ कमाओ और बयानबाजी करते रहो और असल मामला से दूर रहो। पूरी दुनिया में जहां डेमोक्रेसी है, मैं इसकी आपको मिसाल बता देता हूं। देखिए चीनों को समझे उनके मैनर में जाके। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन की हिस्ट्री निकाल के देखें। वो डेली कहता था कि हिलरी क्लिंटन जिस दिन मैं आऊंगा तू जेल में होगी, एवरी डे कि तू जेल में होगी। लोग हंसते भी थे और जो उसके चाहने वाले थे वो कहता था कि शी विल बी इन जेल। मगर जिस रात वो इलेक्शन जीता उसने आके क्लिंटन खानदान की अजमत और उसकी तारीफें की और उसे खराज अकीदत पेश किया। तो उस खानदान की बड़ी खिदमत है। और हिलरी क्लिंटन किस्सा पारीना हो गई। उसने तो कोई ईमेलों को यूज नहीं किया, उसने तो कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। देखिए अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता दुनिया में ना। अगर डेमोक्रेसी को झटका पहुंचाना होता तो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ 10 केस बन जाते। आज भी मुसलसल 6 जनवरी के हवाले से मीडिया लगा हुआ है कि जो मैसिव प्रॉब्लम पेश आई व्हाइट हाउस पर, वाशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल पर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को घसीटा जाए और घसीटने की कोशिश भी की जा रही है। मगर बड़े बैनर में रखा हुआ है सब कुछ। पूरी रिपब्लिकन पार्टी को गंदा नहीं यानी आप ये कह रहे हैं ना, यानी आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि इंतकामी सियासत, तो यहाँ पे इंतकामी पाकिस्तान में जो है इंतकामी सियासत हो रही है। ट्रेनिंग है, उनको आपस में लड़ाया जाता है, उनसे ये सब करवाया जाता है ताकि डेमोक्रेसी कभी मजबूत ना हो सके। और इमरान खान जैसे लोग तो सर इतने बेवकूफ होते हैं, यानी कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और जो वो मतलब इतने तालीम याफ्ता 30 साल गुजर जाते हैं, 5-5 साल हुकूमतें करते हैं, उसके बाद जो है मैं जो हूँ वो बिल्कुल मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कोई इस्तेमाल कर रहा है या मैं जान के खुद से इस्तेमाल होना चाहूंगी। आलिया, चीजों को, लोगों को, मामलात को उनके बैकग्राउंड में देखना चाहिए। देखिए इमरान खान को कभी गौर से पढ़े, कभी गौर से देखे। इमरान खान 20 साल की उम्र से सेलिब्रिटी है, वीआईपी है। वो आम आदमी से उसने कभी जिंदगी में इंटरेक्ट ही नहीं किया। वो गाड़ियों से बाहर निकलता आया था तो लोग उसे हाथों में लेते थे। उसे जिंदगी के मामलात के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कभी आटा नहीं खरीदा, उसने जहाज का टिकट नहीं खरीदा, उसने होटल का कमरा खुद बुक नहीं करवाया। उसने जिंदगी को कभी छू के भोग कर देखा ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन जब तक सड़क पर नहीं आएगी, जैसे वालिदैन की तरबियत होती है ना, तो उसकी शर्त यह है कि जब आप मैदान अमल में आते हैं तो रियासत आती है और वो कहती है कि जो तुम्हारे माँ बाप कहते थे ना वो थ्योरी थी, उसमें माफी के बड़े इम्कान थे कि वो रोज तुम्हें माफ भी करते थे। अब तुम रियासत के अंडर में आ गए हो, यहाँ माफी नहीं है, ये जजा और सजा पे खड़ा हुआ निजाम है। तो एक आदमी जिसका आम आदमी से एक्सप्लोजर ही नहीं था और जिसने खुशामद के अलावा कभी कुछ देखा ही, मैंने तो उन्हें बहुत करीब से यहाँ देखा है ना। मैंने उनके 2 इंटरव्यू किए हैं वज़ीर आज़म बनने से पहले। तीसरा इंटरव्यू सुने क्यों नहीं हुआ। जब मैंने आखिरी दूसरा इंटरव्यू किया तो एक मौके पर मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे ये समझा सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल जिन्हें आप पार्टियां चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, उनमें और आप में क्या फर्क है।
तो कहेंगे देखें जी मेरे साथ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये जो स्टाइल उनका। तो मैंने कहा हुजूर आप भी तो तहरीक इंसाफ के ताहयात सदर है, इनके क्या फर्क है? तो गड़बड़ा गए, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे ये सवाल। तो कह वो मैं देख लूंगा, मैं सीखूंगा, टाल गया, बात खत्म हो गई। जब तीसरा इंटरव्यू मेरा तय हो गया और वो मेरे सामने आए एक एलिवेटर के अंदर के ऊपर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जैसे उन्होंने मुझे देखा वो वहीं पलट गए, कहने यार देखिए आप भाई वैसा मुझे सुबह सुबह वैंकूवर जाना है, तो अगर हम टेलीफोन पे मिल रहे बात कर ले, मेरी सुबह 6:30 बजे फ्लाइट है, जबकि वो निकले हैं हॉल से मेरे साथ इंटरव्यू के लिए। मैं जैसे ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी फारिग हो गए। उन्हें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, उन्हें अपने ये तो हाँ, कोई आदमी ये पसंद तो नहीं है जो उन पर तनकीद करे। ठीक है, ये बात आप कर रहे हैं, कहा जाता है ये कि वो तनकीद जो है वो पसंद नहीं करते, इंतकामी सियासत का कहा जाता है उनके हवाले से, और बहुत सारी चीजें। ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप मुझे कोई अंदर की खबर बता दें, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो 3 साल जो हैं वो तो गुजर गए और बड़ी तनकीद भी हुई, सब कुछ हुआ, अब अगले 2 साल जो है वो मुकम्मल होंगे या उससे पहले कुछ खड़ाक हो जाएगा? ये तो मेरे ख्याल में यकीनन मुकम्मल होंगे। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं चाहेगा कोई नया क्योस पैदा हो, और सियासी पार्टियां भी यही चाहेंगी कि अपने अंजाम तक खुद पहुंचे, सारी चीजें जमा होगी। इनकी 3 साल कारकर्दगी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आम आदमी को भी पता है, बात वही आगे रुकेगी आटे के थैले पे और चीनी पे। और फिर जो आने वाले दिन तय करेंगे जो अफगानिस्तान में हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है, अब क्या क्या अनफोल्ड होगा, मुझे आपको अभी किसी को कुछ नहीं पता। देखिए मैं एक बात बार बार अगली बारी फिर जरदारी, अगली बारी फिर न्याजी। देखिए जो मौजूद हालात है ना पाकिस्तान के, मैं बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, सारी उम्र इसके साथ खड़ा रहा हूँ और अपना बहुत नुकसान किया होगा, मगर आज पाकिस्तान के हालात ये कहते हैं कि जो तफरका पड़ चुका है, जो इंतशार है, एक ऐसी कौमी हुकूमत की जरूरत है जिसमें इन तमाम पार्टियों के नेक नाम लोग जिनकी कहीं कोई क्रेडेंशियल बच गई है वो आकर अब संभाले। मगर वो भी इस शर्त पर आए कि ये फौज बैरकों में जाके अपना काम करेगी, जो खतरात हैं उनसे निपटेगी, अदलिया ईमानदारी से काम करेगी और हम एक नया पाकिस्तान बिल्ड करेंगे जिसकी मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब आखिरी रास्ता यही है। आप ये जो बातें करें हम ना समझे यानी। मैं तो देखें आपसे यकीन करें, मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिल डूबता है मौजूद हालात देख के। आप देखें ना आपके मुल्क में इंतशार कितना बड़ा है, जिसे कोई रिलाइज करने को तैयार नहीं है, उसे कौम बना के नगमे सुनाकर नारे लगा के दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस कौम में कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है, पार्क ही नहीं है, वो जिस नाम पे भी इंटरटेनमेंट मिलता है निकल पड़ते हैं। और सियासत से उन्हें नफरत हो गई है, उन्हें मालूम है कि जमहूरियत से कुछ नहीं मिला। उन बेचारों को ये पता ही नहीं तुम्हारे मुल्क में कभी जमहूरियत आई ही नहीं, तुम्हें कभी जमहूरियत दी ही नहीं गई, तुम्हारे अंदर से स्टूज पिकअप हो जाते हैं, उनको तुम्हारे सामने बिठा दिया जाता है। आज तक ऐसा मुमकिन हुआ कि एक गली देखे, इमरान खान भुट्टो के बाद दूसरा बड़ा फिनोमेना था कि आम लोग उसके साथ आ रहे थे, मगर जब उन्हें अंदाजा हुआ कि ये आम लोगों के साथ आएगा तो सब कुछ इख्तियार से निकल जाएगा, सबको काट दिया गया और वही मोरे बिठा दिए गए। फिर हालांकि वो सबको भी ले आता तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसका एक माइंड सेट है क्लॉट, वो मैं पे खड़ा हुआ। उसने सारी उम्र एक सेलिब्रिटी की जिंदगी गुजारी है, उसमें टॉलरेंस कहां से आएगी, वो कहां स्वैप कर सकता है कि 2 और 2 के ऊपर, उसने तो कभी सोचा ही नहीं है। आफाक साहब कहा, वो तो कह रहे हैं कि वो पनाहगाहें बना रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, और क्या क्या उन्होंने काम कर दिखाए 3 सालों में। उन्होंने कहा कि इतना 40-50 सालों में काम नहीं हुआ, और आप ये बात करें। चलें, लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था कोई अंदर की खबर बता दें, अंदर की खबर आप कोई बता नहीं रहे, तो जब दोबारा मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, सॉरी, कोई खबर होती तो जरूर बताता। चलिए, थैंक यू सो मच आफाक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।